नमस्कार, आप देख रहे हैं रणनीति और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए रणनीति की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही बताते चले रोहिंग्या का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। यानी कि लगातार आप देखिए किस तरह से ये मुद्दा तूल पकड़ता चला जा रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बीजेपी पर अब बड़ा यहाँ पर पलटवार देखा जाए। रोहिंग्या को बिजली पानी देना हमारा काम है, इस तरह से बड़ा बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से दिया गया। फारूक अब्दुल्ला ने रोहिंग्या मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या शरणार्थी का एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन अब यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। बताते चले कि रोहिंग्या को बिजली पानी देने का हमारा काम है, इस तरह से बड़ी बात कह दी गई। इस बीच में उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी यहाँ पर एक बात कही गई थी, जिसमें वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के पाले में अब गेंद है, और गेंद को जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने फेंका है केंद्र सरकार के पाले में, केंद्र सरकार को इस पर फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। वो कह रहे हैं अगर रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेज सकते हैं तो भेज दीजिए, नहीं भेज पा रहे हैं तो उन्हें यहाँ पर भूख और ठंड से मरने के लिए हम नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन इस बीच में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी अब आप देखिए किस तरह से सरकार को ही घेरते नजर आए। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर बिजली और पानी बंद नहीं कर सकते, ये हमारा काम है उन्हें देना, और इस पर लगातार पलटवार अब देखिए किस तरह से किया जा रहा है। बताते चले कि जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या की जो जनगणना हो रही है, इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, जिसमें बिजली और पानी को यहाँ नहीं देने की बात कही गई थी। बताते चले कि जम्मू के दूरदराज के पहाड़ी जिलों तक पहुंचने में भी रोहिंग्या कामयाब हो गए हैं, और सूत्रों की माने यानी कि सोर्सेज के हवाले से अगर देखें तो राजौरी, पुंछ और डोडा में भी कई रोहिंग्या परिवार रहते हैं। जम्मू पुलिस ने उन मकान के मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज की, जिन्होंने पुलिस को सूचित किए बिना रोहिंग्या को अपने घरों के अंदर मकान दे दिए हैं। तो किराए पर जिन लोगों ने मकान दिए हैं उन पर ये बड़ी कार्रवाई की गई थी, और परिवारों के ही यहाँ पर आप देखिए तो रोहिंग्या परिवार है। जम्मू में रोहिंग्या घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई की गई थी। पिछले दिनों आपने देखा कठुआ की जेल के अंदर किस तरह से इन्हें डाला गया था। प्रशासन ने 400 से भी ज्यादा रोहिंग्या पर कार्रवाई की है। 400 परिवार हैं जिनके बिजली और पानी के कनेक्शन को काट दिया गया, और जम्मू में रोहिंग्या आबादी में लगातार वृद्धि होने का जो संकेत है वो मिल रहा था, लेकिन खुफिया रिपोर्ट के बाद रोहिंग्या के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। रोहिंग्या की जनगणना यहाँ पर की जा रही है, और घुसपैठियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। दरअसल जम्मू में रोहिंग्या की जनगणना यहाँ पर हो रही है, और रोहिंग्या जम्मू के दूर दराज के इलाकों तक पहुंच चुके हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा बना, लेकिन इस बीच में लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी कि वो बिल्कुल भी बिजली और पानी के कनेक्शन यहाँ पर नहीं काटेंगे, पानी और बिजली उन्हें देना यहाँ पर उनका काम है। तो अब आप संशय ही इसे लगा लीजिए कि आप जिस तरह से पलटवार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से किया गया। उमर अब्दुल्ला गेंद केंद्र सरकार के पाले में फेंकते नजर आए कि अगर भेजना है तो भेज दीजिए, अगर भेज सकते हैं तो भेज दीजिए, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के अंदर इन्हें रखना है तो इनका पानी नहीं बंद कर सकते हैं, ठंड से इन्हें बचाने के लिए काम करने की जरूरत है। उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये कहा गया था। लेकिन फिलहाल इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कुछ सही है और किस तरह से प्रशासन ने इस पर काम किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो इस पर पलटवार किया है उस पर जानकार अपनी प्रतिक्रिया किस तरह से रख रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आंकड़े को लेकर बात करें, क्योंकि रोहिंग्या जो है उनके हालातों को भी मद्देनजर रखते हुए आप देखिए कार्रवाई को करने की कोशिश की गई थी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर रोहिंग्या बचने की बात थी, तो बताते चले कि वर्तमान में 13,700 से भी ज्यादा रोहिंग्या यहाँ पर रहते हैं, और खासतौर पर ये जम्मू और सांबा कश्मीर घाटी के आसपास के इलाकों में बसे हुए हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर 2008 से 16 के बीच में इनकी आबादी में 6,000 से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो जनवरी 2017 तक यहाँ की बात की जाए तो ये उस समय अकेले जम्मू और सांबा जिले के ही तकरीबन 6,000 से ज्यादा रोहिंग्या रहते थे, और इनकी संख्या अब बढ़ चुकी है। लेकिन ये आंकड़ा जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, जिसमें दिसंबर 10, 2024 की बात हो रही है, जिसमें रोहिंग्या के हालात कैसे हैं, इस पर किस तरह से कार्रवाई हुई, और उसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर किस तरह से शुरू हो गया। तो चलिए अब इसी पर प्रतिक्रियाओं के साथ साथ यहाँ पर पैनल में डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर किस तरह से ये पूरा मुद्दा यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर गरमा रहा है। एस तारिक ही राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ, राकेश पंत ही नेता है बीजेपी से, इफरा जान ही प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, और त्रिशा सूद है सामाजिक कार्यकर्ता, जो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एस तारिक जी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए, इफरा आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। तारिक जी, इस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कह दिया गया कि सरकार का काम है बिजली और पानी देना, लेकिन पिछले दिनों आपने देखा एक बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई, जिसमें कनेक्शन को काटने की बात हुई थी। एक पलटवार ही इसे माना जा रहा है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का। और सबसे पहले जो ये मसला है, ये मार्केटिंग लेवल का मसला है, बल्कि ये जो है इंटरनेशनल लेवल का भी मसला है, जो
अंडर लॉ ऑफ 1951 की जो यूनाइटेड नेशन का जो लॉ है उस पर भी ये पहले बात चली है। सबसे पहले तो उसने अगर हमारे मुल्क ने वहाँ फाइल नहीं किया है, लेकिन वहाँ एक वो कानून मौजूद है, वो है चिल्ड्रन जो राइट है, उसमें कानून है कि अगर इस तरह की स्थिति में कहीं तेरी जो इलीगल या लीगल जो माइग्रेशन हुई वो अंदर आए हो मुल्क में, तो उस पर भी कानून मौजूद है। इसके कानून के मुताबिक मरकजी सरकार ने आज तक जो अभी इससे ठहराव रखा था फैसले को, तो चूंकि हम लोग सबके सब मरकजी लेवल के जो फैसले हैं उसके ताबे हैं, क्या करना है। तो जो परसों से जो इससे बात चली है, या उमर अब्दुल्ला साहब सीएम जम्मू कश्मीर, या आप फारूक अब्दुल्ला साहब जो बात कर रहे हैं कि हमने बीजेपी के नेता को यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए जो है इस वक्त जो इंसानी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हमने उनको देख रेख करनी है। तो ये क्योंकि हमारे मुल्क की एक खूबी है कि हमने हमेशा माइग्रेशन जितनी भी हुई है, जिन मुल्कों से भी माइग्रेट किया लोग आए हैं, हमने उनकी देख रेख की है कानून के मुताबिक, और कानून मौजूद है हमारे मुल्क में भी, और बैंगलोर का भी कानून भी है। इस कानून के तहत जब तक कोई फैसला नहीं होगा कि मरकजी सरकार इनके खिलाफ कोई फैसला नहीं लेगा, जाहिर बात है जो फारूक साहब कह रहे हैं कि उनकी जो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस जो हमें उनको देख रेख करनी है, ये तो मुल्क की खूबी है, जो मुल्क को ही करना है, बल्कि फारूक साहब का बयान नहीं है, बल्कि हमारी मुल्क का बयान है कि हमें हमेशा इन चीजों को देख रेख करनी, क्योंकि ये भी रह रहे हैं कल भी निकाल सकते हैं, मरकज जब चाहे निकाल रहे मस्जिद से वहां जो सिक्योरिटी पे कोई बात है, जो भी एजेंसियां देख रेख कर रही है, पूरी एजेंसियां देख रहे हैं, जो भी इसमें जो जिनका भी डोमेन है इनकी देख रेख का उसको देख रहे हैं। अगर कोई चीज मुल्क के खिलाफ या खासकर जम्मू कश्मीर के खिलाफ या खासकर जम्मू के खिलाफ अगर हो रहा है तो इसकी देख रेख करनी चाहिए, इसको देखना चाहिए, और अगर वो गिरफ्त पा रही है तो पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह से जो मकान मालिक थे उन पर कार्रवाई करने की बात हुई कि बिना एफआईआर की या फिर बिना बताए आप कैसे अपना घर जो है वो किराए पर दे रहे हैं, तो इस पर कार्रवाई हो रही थी। आपको नहीं लगता है कि सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये कदम उठाया गया इस तारीख से? जी, अगर ऐसा यहाँ नहीं है, बल्कि कोई मुल्क में जो आंकड़े मिले हैं 40,000 के करीब या जो माइग्रेट है, इसमें तकरीबन 20,000 जो रजिस्टर पहले किए गए जिनकी देख रेख हो रही है सरकार की तरफ से, और 20 लाख अभी 30,000 ऐसे हैं जो अभी रजिस्टर नहीं है, जिन्हें इलीगल माइग्रेशन कहा जाता है। अगर उन लोगों हमारी सरकार ने उनसे किया था जो रजिस्टर है, जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जरिए जो रजिस्टर किए गए हैं, उनसे तो मुल्क के जो हमारी हुकूमतें हैं वो उसकी देख रेख कर रहे हैं, लेकिन 20,000 रह गए हैं। बिल्कुल जो मुल्क का फैसला होगा उन 20 लाखों के लिए वही जम्मू कश्मीर के लिए होगा, वही जम्मू की खासकर जम्मू में होगा। और अगर इससे कोई सिक्योरिटी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नजर आती है, उसमें कोई किसी को नहीं रोक सकता है, क्योंकि वो सिक्योरिटी का मामला है, उसमें तो बाध्यता तौर पर कार्रवाई करनी है, तो कौन रोक सकता है। ठीक है, राकेश पंत जी भी जुड़ गए हमारे साथ, नेता हैं बीजेपी से। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। राकेश जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का पलटवार सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर है। वो कह रहे हैं कि हम बिजली पानी बंद नहीं कर सकते, ये काम है सरकार का देना। फारूक अब्दुल्ला साहब उनकी बिजली पानी बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को उन्होंने बिजली पानी जो है वो पूरी की पूरी रियासत को मुहैया करा दी हुई। हमारी ड्यूटी जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति है, रोहिंग्यास के प्रति नहीं है। और दूसरा मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप म्यांमार को देख लीजिए, वहां से लेकर और जम्मू कश्मीर के बीच में बाकी की जितनी भी हमारी रियासतें आती है वो वहां नहीं गए। 13,700 के लगभग थे ये लोग 2008-9 में, और जिसकी तादाद जो है वो अब 6,000 और बढ़ गई है, और जितनी चोरियां यहाँ पर हो रही है उसमें ये लोग मुलव्वस है। और आप एक बात ध्यान रखिए कि इनके प्रति सारी ड्यूटीज है। वहाँ बांग्लादेश में क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, वहाँ ये लोग इनके मुंह से कोई एक शब्द नहीं निकलता है। और यहाँ कहते हैं कि ये हमारे देश की खूबी है। क्या ट्रांसपोर्ट यार्ड बना दिया हमारे देश को इन्होंने, और खास करके जम्मू कश्मीर के लोगों ने। और मैं तो ये भी कहूंगा कि इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों के साथ साथ ये जो कांग्रेस के लोग हैं, बहुत बड़े नेता का जम्मू के बहुत बड़े नेता का हाथ है इनको इलीगल जो ये पैन कार्ड और आधार कार्ड और उसके बाद बाकी चीजें मुहैया करा देने। और आज ये जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए, इस पर सोच विचार करना चाहिए सरकार को, जो यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, इसका जवाब दीजिए।
पहली बात तो उन्होंने कहा, जो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा इतने सारे देश हैं, ये सिर्फ हमारे यहाँ आए। इनको मैं बोल दूं, अगर थोड़े से आगे बढ़ गए, मैक्सिमम रोहिंग्या जो है वो एक्चुअली बांग्लादेश में सेटल है और बांग्लादेश में उनको करो अनपढ़ इंसान करो या इस तरह से नहीं, इस तरह प्लीज, इस तरह से नहीं, अभद्र टिप्पणियां नहीं, इस तरह से नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं। मैंने देश नहीं कहा, मैंने राज्य कहा, देश नहीं कहा। राकेश जी प्लीज इस तरह से नहीं, मर्यादा बनाकर रखिए। दोनों की गरिमा का ख्याल रखना जरूरी है। ठीक है, एक एक करके प्लीज इस तरह से। पहली बात तो मैक्सिमम रोहिंग्या जी, पहली बात तो रोहिंग्या जो है वो प्राइमरी बांग्लादेश में सेटल्ड है। गूगल उठा के देख लीजिए, थोड़ी जानकारी पर लीजिए, नेशनल टेलीविजन पे डिबेट कर रहे हैं। दूसरी बात, हिंदुस्तान में रोहिंग्या का बहुत छोटा परसेंटेज आया है। इनफैक्ट कहीं लाखों के करीब में उनको बांग्लादेश में पनाह दी है, हमने पनाह नहीं दी है किसी को, सिर्फ बहुत ही छोटी पॉपुलेशन को दी है। जहाँ तक हमारी देश में शरणार्थियों की बात आती है, हमारे पास राजस्थान में पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी है, हमारे पास बांग्लादेश के हिंदू शरणार्थी है, हमारे पास तिब्बतियन शरणार्थी आए हैं छोटी छोटी पॉपुलेशन में, और हमारे पास बहुत टाइनी पॉपुलेशन इन रोहिंग्या पॉपुलेशन की आई है, जिनको यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि ये अंडरवेंट जेनोसाइड, इनके साथ एक जेनोसाइड हुआ। ये इकरा जान नहीं बोल रही है, ये यूनाइटेड नेशंस बोल रहा है। अब इसमें अगर हमारी देश चाहता है कि उनको हम वापस डिपोर्ट कर दें, वापस उनके देश पहुंचा दें, तो कर लीजिए। फारूक साहब ने भी कहा कि हम इनको वापस उनके देश लेने को तैयार, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की सरकार वापस इनको डिपोर्ट करने के लिए तैयार है तो करें उनको डिपोर्ट। लेकिन जब तक यहाँ पे ये 4000 लोग हैं, अगर आप हमसे कहते हैं कि इन बच्चों को उतरती हुई ठंड में इनका पानी काट के एक यहाँ पे एक नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप बना लीजिए इनके लिए, ये हम लोग नहीं करेंगे। चलिए राकेश जी जवाब दीजिए। वो कह रहे थे अगर वापस भेजना है, कोई नीति है, भेजा जा सकता है तो भेज दीजिए, लेकिन ठंड में इस तरह से नहीं छोड़ सकते हैं। पहली बात तो ये कि इकरा ने कहा कि मैंने राज्यों की मैंने देशों की बात करी, मैंने देशों की बात नहीं की। मैंने कहा और भी बड़े राज्य जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान से है, ये उनमें नहीं गए, सीधा जम्मू कश्मीर में आए, और जिसके लिए जम्मू कश्मीर, क्योंकि ये एक सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के साथ लगता है और हमारा सुरक्षा का मुद्दा। दूसरा, इन्होंने कहा कि इसके लिए कोई पॉलिसी होनी चाहिए। अरे भाई, अमेरिका जो है वो एक जहाज में लोगों को भरता है, जो इलीगली वहां जाते हैं उनको भरता है और उनके देश जो है वो उनको छोड़ के आता है। आप जो दोस्त हुए एंटर्ड इलीगली इन जम्मू एंड कश्मीर, जिस देश में इलीगली एंटर किया उन्होंने, आप उसके लिए पॉलिसी बनाएंगे कि इनको पॉलिसी एक बनाइए, इनके लिए पॉलिसी फॉर्मुलेट करिए और फिर इनको छोड़ कर। ये हमारी सोच है जिनको पॉलिसी प्रोवाइड करना, जिन्होंने सुरक्षा का खतरा पैदा कर दिया जम्मू कश्मीर। तारिक जी ठीक है, जवाब दीजिए, जल्दी से दीजिएगा, कम शब्दों में जवाब दीजिएगा। बात तो बार-बार कह रहे हैं, इन्होंने सुरक्षा का खतरा पैदा कर दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है अभी तक तो मेरे पास ऐसा कोई, इन्होंने कौन सा बॉम्ब ब्लास्ट टेस्ट किया, इन्होंने किसकी लिंचिंग कर ली, इन्होंने किसको मारा। तारिक जी क्या इसका इंतजार करना पड़ेगा अभी कि लिंचिंग हो जाए या फिर कोई बम ब्लास्ट हो जाएगा? तरह से ऐसा कह रही है कि पहले ही पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या कर लिया, इन्होंने कुछ नहीं किया है, जिस तरह से ऐसा कह रही है। इस पर थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा प्लीज एस तारिक जी, फिर उसकी बात हो और इन्फॉर्मेटिव पार्ट से चलेंगे। ठीक है इसरा दोबारा से कहिए, क्या कह रही हैं इसका? एक बार फिर से अपनी बात को रखिए। मैं कह रही हूँ, बार-बार कह रहे हैं जी सुरक्षा का खतरा है, सुरक्षा का खतरा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा अगर ऐसी कोई डिटेल है जहाँ पे इसमें से किसी एक इंसान की मुलविसी है किसी क्राइम में, आप उस इंसान को उठा के जेल में भर दीजिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है सुरक्षा को खतरा तो तारिक जी एक तरफ कहा जा रहा है कि सुरक्षा को खतरा है, दूसरी तरफ ऐसा कह रही है कि बताएं किस तरह से खतरा है, क्या कोई केस दर्ज हुआ है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो सूट जी भी हमारे साथ जुड़ गई है, सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत बहुत स्वागत। कोई भी तंजीम, सियासी तंजीम हो, ये उनका डोमेन है सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसी का, कि वो इसकी जो जांच करें, कि वो देखे क्या हो रहा है, सिक्योरिटी के कितने खतरात है, और वो देख
हमें अपने जीत पे, हमें अपने सिक्योरिटी पे पूरा यकीन है और वो आम लोगों की भी इस तरीके से देख रेख कर रहे हैं। इनकी भी देख रेख हो जाएगी, इनकी देख रेख करनी चाहिए, इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो भी फैसला होगा वो किया जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ है कि हम सबसे पहले नेता जी और अनिल जी को बताना चाहूंगा कि हम सब एक वाज़ेह पॉलिसी हमारी ये है कि हम सबसे पहले मुल्क की हिफाजत, अपने लोगों की हिफाजत, अगर ये इलीगल माइग्रेशन है फिर उसके लिए भी कानून मौजूद है कि हमारे रियासत के यहाँ हमारे मरकजी सत्ता पे कौन सा फैसला इनकी सत्ता देना है वो हम ले सकते हैं। उसमें कोई फिर उस वक्त बात करने के लिए नहीं होगा। अब जब अभी तक चल रहा है, जो भी सरकार ने फैसला अभी तक करना है हमारे साथ एडवोकेट भी होने प्रॉब्लम नहीं है। और सरकार और अगर सिक्योरिटी का मामला है, जिस तरह से राजेश जी ने कहा है कि सबसे ज्यादा हमारे राज्य में आए हैं, ये ऐसा नहीं है। 40,000 मैंने आपने बताया 40,000 प्रतिशत पूरे मुल्क में है। हालांकि बहुत सारी स्टेटों में इनके खिलाफ बातचीत की गई, इसी तरीके की रिजर्वेशन रखी गई है और बात किसी जगह पर फैसले भी आए हैं। लेकिन इलीगल माइग्रेशन के लिए ये है कि सरकार किसी भी वक्त फैसला ले सकती है और कोई इससे बात नहीं करेगा। ठीक है श्रीसर जी, एक सेकंड राकेश जी। श्रीसर जी, जिस तरह से तारिक जी भी कह रहे हैं कि सरकार किसी भी वक्त फैसला ले सकती है और इस पर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन कानून के हिसाब से अगर देखा जाए कि शरणार्थी जब भारत के अंदर आते हैं तो यहाँ पर पनाह उन्हें दी जाती है, लेकिन उस बीच में अगर इस तरह का मतभेद, जिस तरह से सरकार या प्रशासन की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई होती है और दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि नहीं उन्हें यहाँ पर रखा जाना चाहिए जब तक कोई उन पर ब्लेम नहीं है या फिर कोई FIR नहीं है, तो कहा नहीं जा सकता है कि इस तरह से सिक्योरिटी को लेकर ये खतरा भी है। जी, सबसे पहले तो हमारी सरकारी एजेंसियां ये डिसाइड करें कि शरणार्थी हैं या घुसपैठिए हैं। ज्यादातर ये घुसपैठिए हैं, शरणार्थी नहीं है। और नकली आधार कार्ड के साथ ये लोग यहाँ पर हैं हमारे देश में। अगर हमारे देश के लोग किसी और देश में जाते हैं तो उनकी तो सुरक्षा इस तरीके से नहीं की जाती है, उन्हें तो बहुत गलत व्यवहार किया जाता है और अभी भी हो रहा है बहुत सारे देशों में। तो इन लोगों के लिए जल्दी से जल्दी कानून बना के जो घुसपैठिए हैं उनको और जो नकली आधार कार्ड के साथ है और जो कुछ NGO भी इनको सपोर्ट कर रही हैं, उन NGO को भी साथ में लेकर के इनको सबको एक कारावास में रखा जाए। कारावास की तरह से इनके कैंप बनाए जाए कि ना तो ये वहाँ से बाहर जा सकते हैं और इनको जरूरत का सामान सिर्फ वहीं दिया जाए और जैसे ही कानूनन फैसले आते हैं इनको इनके देश में वापस भेज देना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर घुसपैठिए हैं, कोई भी इलीगल माइग्रेशन है, कोई भी किसी के पास कोई पासपोर्ट। इसका जवाब दीजिएगा, ये आपकी सवाल का जवाब दिया है त्रिशा जी ने। वो कह रही है कि ज्यादातर शरणार्थी नहीं है, घुसपैठिए हैं, ज्यादातर घुसपैठिए हैं। आप उनका उदाहरण मान लीजिए, ये नहीं कि आप अगर यहाँ पर इनके जो आधार कार्ड इलीगली बने हैं, ठीक है, इनके आधार कार्ड कैसे बन सकते हैं। कुछ NGO भी इन्हें सपोर्ट कर रही हैं, वो NGO जो इन्हें सपोर्ट कर रही हैं उन NGO से भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इलीगली इन्हें सपोर्ट कर रही हैं। मानवीयता का दृष्टिकोण अलग हो सकता है, लेकिन सबसे पहले कानून और अनुशासन का दृष्टिकोण होना चाहिए। उसके अनुसार इनके जो जवाब दीजिए, जहाँ पर भी इन्हें रखा जाए वो कारावास के जैसे होने चाहिए। पहले तो हमारे जम्मू और कश्मीर में जहाँ तक इनके नंबर्स की बात आ रही है, आपने खुद कहा कि कहीं इनका नंबर 4 से 5 हजार तक का है। और जहाँ तक कि मैडम बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि हमारे देश से तो कोई जाता नहीं है और अगर जाता है तो उनके साथ ऐसा व्यवहार होता नहीं। सिर्फ अमेरिका में 7.5 लाख ऐसे इंडियंस हैं जो इलीगली वहाँ गए हैं और इलीगली वहाँ बस रहे हैं। तो ये जो इलीगल इमिग्रेशन है या अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेशन की जिसको बात करते हैं, हमारे देश से सबसे ज्यादा ये अमेरिका जाती है, जो मेक्सिको के जरिए और एल साल्वाडोर के जरिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाते हैं। जब हम जाते हैं तो ये नहीं कहना कि हमारे देश में आखिर ये समस्या सबसे कम है। ये समस्या जो है ये वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे ज्यादा है। और हमारे वहाँ पे अगर वहाँ पे आप कहेंगे कि अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट है या घुसपैठिया है, इसका पानी बंद कर देते हैं, ये वहाँ पे कॉन्वर्सेशन भी नहीं होती है, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन वहाँ जाहिलों की कॉन्वर्सेशन मानी जाती है कि किसी का पानी बंद कर देना ये नाजी कॉन्वर्सेशन मानी जाती है। लेकिन हमारे देश में शर्म की बात है, नॉर्मल बात है कहना कि इन छोटे बच्चों का हम पानी नहीं काटना चाहिए, जाहिलों की कुछ और शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक बात अलग है, मुझे बात करने की इस पर लड़ाई तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर शोर हो तो फिर ये टॉपिक समझने की
जरूरत ही नहीं रहेगी, सर पूरी तरह से डिरेल हो जाएगा मुद्दा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए राकेश जी, इफ्रा जी की बात का जवाब दे दीजिएगा प्लीज। पहले तो मैं मैडम भट्ट की बात से बहुत ज्यादा हद तक सहमत हूँ कि उन्होंने कहा कि इस बात पे विचार किया जाना चाहिए कि ये लोग घुसपैठिए हैं या ये शरणार्थी हैं। दूसरा, अभी यहाँ बात चल रही थी कि कहाँ FIR हुई है। जम्मू के अलग अलग पुलिस स्टेशन में 4 FIR हुई है जो यहाँ के रोहिंग्या को लेकर है। उसके बाद पिछले थोड़े दिन पहले ये लोग किश्तवाड़ में पकड़े गए, वहां से नकली आधार कार्ड, नकली पैन और बाकी सुरक्षा के दस्तावेज इनसे बरामद हुए। आप ही मुझे बताइए कि अगर आधार नकली मिलता है, पैन कार्ड नकली मिलता है, तो क्या वो सुरक्षा को खतरा नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं? और अभी बड़े यहाँ पर बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, सामाजिक सौहार्द, हमें सामाजिक चेतना, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। अरे कश्मीरी पंडितों को इन्हीं के राज में रहते हुए वहां पर जेनोसाइड हुआ, उनकी बहु बेटियों के साथ क्या हुआ वो नहीं दिखता इनको? उनका बिजली पानी उनको रात रात आप लोगों ने वहां से भगा दिया, वो नहीं दिखा आप लोगों को कभी? उसके ऊपर आपके शब्द नहीं, आपके मुंह से क्यों नहीं कुछ शब्द नहीं निकले? और आज आपको रोहिंग्या के ऊपर बात याद आ रही है। और आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में इनको तुर्किया के कहने पर बताया गया। तुर्की ने ये कहा कि हम अपने देश में इनको नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारे लिए सुरक्षा की वहाँ पर स्थितियां पैदा कर देंगे। जवाब दीजिए। वहाँ बांग्लादेश में इनको बताया है, अपने देश में नहीं बताया उनको। ठीक है, बात करिए। पहली बात जो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ 1989 में, तब यहाँ पे जम्मू और कश्मीर में एलजी की सरकार थी और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो थी वो बीजेपी की थी, जिसको सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी का था। पहली बात, मैंने इनको बीच में नहीं बताया। अरे आईजी कहाँ थे भाई उस समय? राकेश जी सवाल छोड़ा है तो उसका जवाब ले लीजिए। आईजी तो आज रोहिंग्या के टॉपिक पे बात कर रहे हैं राकेश जी, आप पहुंच गए पलायन को लेकर। अगर हम टॉपिक पर ही रहे तो अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे उनकी बात? क्यों नहीं आशा जी, क्यों नहीं करेंगे उनकी बात? राकेश जी, कश्मीरी पंडितों का दर्द कोई जानता नहीं है या उसे बयान नहीं किया जा सकता है, उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन आज पैनल में टॉपिक रोहिंग्या है, समझ रहे हैं? तो प्लीज डिवेल ना करें मुद्दे को। आशा जी मैंने किसी को नहीं टोका, मैं चाहती हूँ कभी थोड़ी सी तमीज दिखा के मुझे भी बात करने दे। नहीं, वो सब में होना चाहिए। डिबेट में जब आप बैठे हैं तो मर्यादा का ख्याल रखना जरूरी रहता है और एक दूसरे की इज्जत का खुद ही ख्याल कीजिए, क्योंकि फिर तो उसके बाद तो डिबेट कहीं और ही चले जाएगी। टीचर जी, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 की अगर हम बात करते हैं, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21, एक सेकेंड वापस आ रही हूँ मैं, वापस आ रही हूँ मैं इफ्रा आपके पास। लेकिन राइट टू इक्वलिटी और राइट टू यहाँ पर लाइफ पर बात करना भी जरूरी है कि भारत के अंदर अगर इस मुद्दे को उठाया जा रहा है तो टीचर जी आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 अगर उसको लेकर बात की जाए तो फिर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, इक्वालिटी का मुद्दा वहाँ आता है। आप एक अपराधी को और एक आमजन को एक ही श्रेणी में नहीं खड़ा कर सकते। एक घुसपैठिया और एक शरणार्थी, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। शरणार्थी आज्ञा के साथ देश में आएगा और घुसपैठिया उनके सीधे रास्तों से देश में आएगा, तो उसको उसी नजर से देखने की जरूरत है। हम यहाँ पर इक्वालिटी की बात नहीं कर सकते। ऐसे तो कल को अगर कुछ यहाँ पे गलत हो जाता है, पहली बात तो अगर आधार कार्ड नकली है तो ये सबसे बड़ा अपराध है। उस अपराध को मद्देनजर रखते हुए पहला कानून इनको पहली सजा होनी चाहिए जिसके पास भी नकली आधार कार्ड है। ठीक है, मानवीय दृष्टि से अगर हम देखें तो एक अलग दृष्टिकोण होता है, लेकिन अगर हम
सबसे पहले देश की सुरक्षा एजेंसियों की नजर से अगर हम देखें तो सबसे पहले जो भी अपराधी है उसको हमें पनिशमेंट के तौर पे, अनुशासन के तौर पे, जो इंडिया पोजीशन इंटरनेशनल रेफ्यूजी लॉ को लेकर भी बात हो रही है, कोई जिस तरह से इंडिया पोजीशन इन इंटरनेशनल रेफ्यूजी लॉ को लेकर बात हो रही, अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कानून में भारत की स्थिति, इस पर भी चर्चाएं लगातार चल रही हैं। जी देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे देशों में ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे अभी एक प्रवक्ता ने कहा भी कि 7.5 लाख हिंदुस्तानी अमेरिका में रह रहे हैं घुसपैठियों की तरह से, तो हम हर किसी की तुलना सभी से नहीं कर सकते। कौन किस स्टेट में और कौन किस नौकरी में, कौन कितना पढ़ा लिखा और किस दिशा में, किस दशा में वहाँ गया है, उनसे हम तुलना नहीं कर सकते। हमें पहले अपने देश की बात करनी होगी, फिर हम दूसरे देशों की बात करेंगे। तो हमें पहले अपने देश की बात, अपने देश के कानून को मजबूत करते हुए उस परिस्थिति को सुधारने की जरूरत है। मतलब हमारे अपने देश को पहले रखना है, बाद में बातें करना है। इस पर जवाब दीजिएगा, जिस तरह से शीशा दी कह रही है कि पहले तो अपने देश को आगे रखना चाहिए, उसके बाद बाकी की बात होनी चाहिए। पहली बात तो त्रिषा जी ने बार बात की इलीगल इमिग्रेशन के बारे में और रेफ्यूजीज की, जो वो कह रही है कि रिफ्यूजी एक अलग चीज होता है, इलीगल इमिग्रेशन एक अलग चीज होता है। लेकिन मैंने बता दूं कि इंडियन लॉ में इलीगल इमिग्रेंट और रेफ्यूजीज के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इंडिया में लीगल इमिग्रेशन का कोई कानून ही नहीं है। जैसे अमेरिका में लीगल इमिग्रेशन का कानून है, यहाँ पे लीगल इमिग्रेशन का कोई कानून है ही नहीं। तो यहाँ पे ये डिस्टिंक्शन मैटर करती ही नहीं है, क्योंकि आप लीगली इंडिया नहीं आ सकते एक्सेप्ट एज ए टूरिस्ट, क्योंकि हम लोग जो है इंटरनेशनल लॉ में रेफ्यूजीज एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हैं। उसके बावजूद हमारे पास कुछ रेफ्यूजीज या इलीगल अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स में उन्हें कहना चाहिए, जो पाकिस्तान से आए हैं, जिसमें हिंदूज हैं फॉर इंस्टेंस, जिनको सीए स्टैंडर्ड जो 2014 से पुराने वाले हैं, पाकिस्तान से हिंदूज या पाकिस्तान की माइनॉरिटीज आए हैं, बांग्लादेश की माइनॉरिटीज आए हैं, तिब्बत से हमारे पास लोग आए हैं, अफगानिस्तान से हमारे पास लोग आए हैं, बहुत छोटी परसेंटेजेस में आए हैं, और एक छोटा सा परसेंटेज हमारे पास रोहिंग्याज का आया है। यहाँ पे बार बार ये कहना कि एक ही कम्युनिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, बाकी रेफ्यूजीज जो है या बाकी लीगल इमिग्रेंट्स जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट नहीं है, जबकि उनके पास भी फेक आधार कार्ड है, उन्होंने भी पैन कार्ड फेक बनवाए हैं बहुत सारे लोगों ने। और भी बहुत से रेफ्यूजीज जो है वो देश में आए हैं। इस तरह से कहिए कि वो एजेंसी को कोर्ट करे, कि उन्होंने इलीगल, मैडम एक मिनट, इस तरह से कहिए कि वो एजेंसी को कोर्ट करे जिसने अफगानिस्तान से आए हुए सिखों, हिंदुओं या पाकिस्तान से आए हुए सिखों और हिंदुओं से आपने कोई फेक आइडेंटिटी कार्ड जो है वो बरामद किया हो। एक बात। दूसरा, हिंदुओं और सिखों के पास कितने देश हैं जाने के लिए? आप देख रही हैं जाकर सीरिया में क्रिश्चियंस के साथ क्या हो रहा है पिछले 3 दिन से, हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है वहां पर। तो हमारे, अरे आप बीच में बोल रही हैं, अब आप शांति रखिए थोड़ा सा, फिर बोलेगी मैं तमीज होनी चाहिए। अरे मैंने आपके लिए थोड़ी ना कोई शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। दूसरा, यहाँ पर रोहिंग्या आते हैं आपके पास, आप बहुत बारी बोलते हैं चैनल पर, हमारे तो भाई उनमें चले जाइए, जम्मू भारत में आना, उसके बाद जम्मू कश्मीर में आ जाना, अगर यहाँ पर आपकी सुरक्षा की जो है वो स्थितियां पैदा करना। और आप जानती हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो सेंसिटिव स्टेट है, पाकिस्तान के साथ जिसका बॉर्डर लगता है, तो क्या उस पर नहीं बोला जाएगा उनके ऊपर? और आप हिंदुओं के साथ और सिखों जो वहाँ पर उनके साथ क्या अब मैं बात करूँ अपना जवाब दे रही। देखिए, अब हमने देख लिया इनके दिल का जहर इलीगल इमिग्रेशन नहीं है, इनके दिल का जहर ये है कि ये लोग मुसलमान हैं। प्रॉब्लम आती गोल गोल घुमाती वो पॉइंट आती। इस तरह से विशेष समुदाय को लेकर टारगेट नहीं करना चाहिए। इस वक्त घुसपैठ को लेकर बात हो रही है, बाहर से आए हुए शरणार्थियों को लेकर बात हो रही है, इलीगल माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, और जो एजेंसियां इनका इलीगल माइग्रेशन को सपोर्ट करके आधार कार्ड बनवा रही है, उसके ऊपर बात कीजिए आप। ठीक है,
इन्होंने कहा कि पाकिस्तान से घुसपैठिए आ सकते हैं, अगर पीओके से आ सकते हैं, अलग अलग जगहों से आ सकते हैं, लेकिन रोहिंग्या नहीं आ सकते क्योंकि उनके पास अलग अलग कंट्री जाने का है। पाकिस्तान से घुसपैठिए नहीं आए, वो आपके भी तरह तारिक जी, शरणार्थियों को लेकर बात हो रही है, लेकिन कितना जायज है कि उस मुद्दे को मुसलमान करके जोड़ना, एक विशेष समुदाय के साथ जोड़ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आपने जोड़ा नहीं, इसका तब से तो किसी ने नाम भी नहीं लिया है। राकेश जी इस पर बात कर रहे थे, मैं आपके जवाब के पास आ रही हूँ, लेकिन इस तरह से डिबेट में बैठकर नेशनल प्लेटफॉर्म पर विशेष समुदाय को लेकर टारगेट नहीं होना चाहिए। इसका सवाल यहाँ पर ये है। तारिक जी जवाब दीजिएगा। मैंने किसी को टारगेट नहीं किया, मैं तो कहती हूँ सबकी जो डॉक्यूमेंट रेफ्यूजीज है उनके पास एक सामान्य सलूक होना चाहिए, या तो उन्हें डिपोर्ट कर देना चाहिए या तो उन्हें जीने की सुविधाएं देनी चाहिए। कितना जायज है इस तरह से स्टेटमेंट देना? किसी देश से ठीक है, अभी तक वादे बोलते किसी ने नहीं कहा है कि ये बैठ के मुसलमान है इसलिए हम उनको टारगेट करते हैं। आगे उन्होंने भी बताया, किसने भी बताया, तो मैं किसी से इल्जाम नहीं करूँगा। नहीं, अभी लेंगे ना जवाब। सिर्फ लीगल और बात अभी सिर्फ लीगल और इलीगल की है, जिस तरह राकेश जी ने अभी ये कहा है, मुझे अच्छा लगा। एक मुसलमान में हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा है कि जो सिख बरादरी और हिंदू बरादरी बाहर से आए हैं उनके लिए हमारा मुल्क ही प्योरिटी है, ये तो हक है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जहाँ हम इलीगल की बात करते हैं कि अगर इलीगल माइग्रेशन हो रही है तो हमें जो परेशानी है, एक मुल्क में एक सिस्टम चल रहा है जो इसकी देश से चल रही है। मैं वही बता रहा हूँ आपको। हाँ, सियासी तौर पर आप अपनी जो खर्चात है आप बता सकते हैं, जिस तरह से बीजेपी को खर्चा है कि चोरी का मामला कि इनका हक है, इसी तरह नेशनल कांग्रेस का भी ये हक बनता है कि वो इससे कोई नहीं करे, क्योंकि ये कोई सड़क का प्रॉब्लम है। एक वजीर अहला बात कर रहा है, एक वजीर साहब का वजीर अहला बात कर रहा है, और वो पहले मुल्क की जहाँ तक मैंने उनके बयान में सुना है उनका भी हक है कि वो ये करने की फैसला वो नहीं कर सकते। वो जूरी नहीं है, जूरी हमारे मुल्क का एक सिस्टम है जो इस पर फैसला करेगा कि अगर मुल्क में हमें कोई खतरा नजर आता है किसी बंदे के खिलाफ, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जिस तरह राष्ट्रपति ने कहा है कि हमने नकली ऐलान कर पड़े, जाहिर बात है वो कलमदरी है। कलमदरी का कानून एक सिटीजन के लिए भी खतरनाक है, और अगर वो बाहर का है उसके खिलाफ न बने तो बाहर का तौर पर सरकारी एजेंसियां या सरकारी इदारे इनके खिलाफ एक्शन ले। लेकिन यहाँ मैं मुतमाना गुजारिश कर रहा हूँ सब पहले से कि हम इसको मुसलमान और हिंदू के दरमियान ना बांटे। अगर आधार कार्ड इस तरह से मिलते हैं तो फिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना तो जायज है, क्या परेशानी है? कृष्णा जी जवाब दीजिएगा। जिस तरह से तारिक जी ने कहा कि यहाँ पर अगर कार्रवाई होती है तो फिर परेशानी नहीं होनी चाहिए, आखिर क्यों इस तरह से परेशानी जाहिर की जा रही है? शरणार्थी आता है अगर तो वो एटलीस्ट किसी से गुहार लगाता है कि मुझे यहाँ रहने की जगह दी जाए। रोहिंग्या ने यहाँ पर ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया, वो आए और घुसते चले गए, और कुछ लोगों ने उन्हें सपोर्ट करना शुरू किया, चाहे वो किसी भी समुदाय के रहे हों, और कुछ एनजीओ ने उन्हें सपोर्ट करना शुरू किया, जो कि गलत है, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए गलत है। अगर आप आधार कार्ड नकली लेकर के चल रहे हैं तो वो हमारे देश की सुरक्षा का सवाल नहीं है क्या? अगर आप जैसे इकरा की बात कर रही थी कि वहाँ पर अमेरिका में क्या वहाँ पर उनके अगर दस्तावेज नकली पाए जाते तो क्या उन्हें हिंदुस्तानियों को भी जेल में नहीं डाला जाता? उनके ऊपर ये कार्रवाई होती है ना। तो इनको सबसे अच्छा हो जो घुसपैठिए हैं, जो नकली आधार कार्ड के साथ है, उनको एक अलग श्रेणी में रख करके उन्हें एक कारावास जैसे कैंप में मानवीय तौर पे मूलभूत जरूरतों के साथ उनका यहाँ पे जो भी है रहने का इंतजाम कर दिया जाए। उनको किसी भी व्यक्ति से ना मिलने की इजाजत हो, ना ही बाहर जाने की इजाजत हो। उस कैंप में या कारावास में
और उसके बाद जैसे ही कानून के तहत कोई कार्रवाई हो, इन्हें उनके देश वापस भेज दिया जाए। उन्हें हमारे आप देखिए, हमारे लोगों के लिए तो यहाँ पर अभी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो नहीं रही हैं। आप इतने हजारों रोहिंग्या यहाँ पर आ जाएंगे तो हम उनकी मूलभूत आवश्यकताएं कैसे पूरी कर पाएंगे? पहले अपने लोगों को देखने की जरूरत है कि हमारे लोग जो गरीब लोग हैं वो कहाँ पर रह रहे हैं, उनकी क्या हालत इस वक्त माली है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और आपको विशेष समुदाय को टारगेट बिना किए यहाँ पर जवाब दीजिएगा प्लीज। देखिए, मैं किसी विशेष समुदाय के ऊपर टारगेट नहीं कर रहा हूँ और पूरे भारत में कोई भी विशेष समुदाय नहीं है। यहाँ पर सारे नागरिक जो है वो एक समान है, विशेष समुदाय कोई नहीं है। एक बात तो ये होगी। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 250 परिवार जो है वो पिछले कुछ अर्सा जब सरकार ने उनकी धरपकड़ करी और उसके बाद उनको हीरानगर जेल में जो है वो एक वहाँ कैंप बनाकर उनको वहाँ पर रखा गया है। तो मैं ये कहता हूँ कि जिनसे भी हमारे इलीगल डॉक्यूमेंट, खास करके जो आधार है या पैन कार्ड है, वो निकल रहे हैं, उनकी धरपकड़ होनी चाहिए। और उसके बाद अगर उनको मूलभूत सुविधाएं देनी है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर, तो आप एक रिफ्यूजी कैंप जो है वो इस तरह से स्टैब्लिश करके उनको दे दीजिए वहाँ पर। और आप इस बात को, आशा जी, आप इस बात को मानेंगी कि पता नहीं कहाँ से ये लोग डाटा लेकर आए। अपना 13,700 रोहिंग्या पहले थे और 2008 से लेकर अब तक उनकी तादाद 9,000 और बढ़ी है। बच्चे पैदा करने की फैक्ट्रियां बन गए हैं वो लोग यहाँ पर। और उसके लिए आप अगर आप ये जो हमारा ऊपर का भाऊ का एरिया जो है, अगर आप जहाँ चले जाएंगे, ट्रांसपोर्ट नगर चले जाएंगे, तो जितनी चोरियां यहाँ हो रही हैं उसमें ज्यादातर जो है वो रोहिंग्या पाए जाते हैं। मैंने ये कब कहा कि भाई वो एक विशेष समुदाय से आते हैं? ये इफ्रा जी ने कहा क्योंकि इनको फिलिस्तीन नजर आता है, इनको सीरिया नजर आता है, इनको कश्मीरी पंडित नजर नहीं आते। तो जब हम कश्मीरी पंडितों को इनके साथ जोड़ते हैं कि भाई आपके सामने उनको मूलभूत उनके घर छीन लिए, उनकी जायदादें आप लोगों ने छीन ली, लेकिन आपका दर्द किनके लिए? रोहिंग्या के लिए। आपका दर्द किनके लिए? बांग्लादेशियों के लिए। ये लोग म्यांमार से बांग्लादेश में घुसे, बांग्लादेश से ये लोग इलीगली भारत में घुसे। तो ये रिफ्यूजीज नहीं है, शरणार्थी नहीं है, ये घुसपैठिए हैं जो चोरी छिपे भारत में घुसे हैं। तो इनकी धरपकड़ होने में किसी को क्या समस्या हो सकती है? ठीक है, तारीफ थी। अगर परेशानी पकड़ा जाना चाहिए। हाँ, अगर पकड़ा जा रहा है, FIR दर्ज हो रही है, कार्रवाइयां हो रही हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे कामों में संतुलित पाए जा रहे हैं जिसके बाद कार्रवाई की जा रही है, तो फिर तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से इस तरह से बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। जब तक ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद नहीं होगा तो फिर कैसे कार्रवाई चलेगी? लेकिन वो बात कर रहे हैं, पानी बंद नहीं होगा तो आप देखिए समाज में भी अगर कोई अपराध करता है और सीमाओं से पार जाता है तो उसका हुक्का पानी समाज बंद करता है। तो क्या ये जो घुसपैठी है ये हमारी सीमाओं को पार करके नहीं आ रहे हैं? ये घुसपैठी है, ये शरणार्थी नहीं है। अगर आप ये भी कहें कि शरणार्थी का कानून है या नहीं है, घुसपैठियों का कानून है या नहीं है, तो क्या इनके पास कोई लीगल पेपर है, लीगल पहचान, इनका कोई पहचान पत्र है? उसके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। जब हमारे देश में रेड लाइट पे अभी हम भिखारियों तक का समाधान नहीं कर पाए हैं, तो हम इतने लोगों की जिम्मेदारी और उनके होने वाले बच्चों की जिम्मेदारी और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की जिम्मेदारी कैसे उठा पाएंगे? यहाँ तक सोचना होगा हमें। ठीक है, जवाब दीजिए तारिक जी, क्योंकि भारत में शरणार्थी कानून ही नहीं है, ये भी सवाल उठ रहा है। देखिए, सवाल कानून ये है कि अभी राजीव जी ने कहा था कि चल एक बंधु के खिलाफ FIR भी है। अगर उस FIR पे कोई टिप्पणी करता है कि ये गलत है तो मेरे हिसाब से वो गलत है। अगर ये लोग इलीगली है, इलीगली इनकी डॉक्यूमेंटेशन है या गलत चीज है, वो कौन देखेगा? मैं तो नहीं देखूंगा, एक सिस्टम देखेगा। सिस्टम को देखना चाहिए। जहां तक हम हुक्का पानी का बात करेंगे, हुक्का पानी जो है ना, पानी बंद हो, बिजली बंद, ये एक मुहावरा है। एक मुहावरा ऐसा है कि बिल्कुल हम ऐसे लोगों को हुक्का पानी बंद करेंगे, उससे सिर्फ पानी और हुक्का ही नहीं होता है, बल्कि उनकी जो डेली वाइज जो उनकी इम्यूनिटी है जो हमें देनी है उससे बात है। अगर हुक्का पानी ये है कि हम पानी बंद करके नलक काट देंगे तो उनको हुक्का मारेंगे, ये कहीं भी संविधान हमें इजाजत नहीं देगा। अपना हमारा अपना मुल्क का उत्तराखंड ये भी जायज नहीं है कि किसी को इस तरह से पानी का कनेक्शन काट दिया जाए या फिर खाने की चीजें बंद कर दी जाए। जिस तरह से हम फलांगिरों के स्टेप तैयार कर देंगे जहाँ इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर इलीगल कोई है कानून अपना कार्रवाई करेगा, उनने वहाँ रखे,
वहाँ जेल में रख के भी उनको उनका पानी बंद नहीं किया जाया जाता है, कहीं पे उनका पानी बंद नहीं होता है। मतलब ये हुक्का पानी बंद करने की जिस तरह से बात हो रही है, ये तो जेल के अंदर भी आप बंद नहीं कर सकते, खाने के लिए पीने के लिए तो आपको देना पड़ेगा, लोगों को नहीं दे पाते हैं। अभी लोगों को यहाँ बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, बिल्कुल, तो हम किसको सुविधा करें? बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरा आशा जी, मेरा गांव है यहाँ बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है, बॉर्डर का गांव है। वहाँ पर कल हमारे इलीगल कनेक्शन थे कुछ यहाँ पर, तो उनकी बिजली काट दी गई, जबकि वो बिल्कुल सीमा रेखा के पास रहते हैं, उनके जानवर है, उनका घर है, उनके बच्चे पढ़ने वाले हैं। तो आप रात को उनकी बिजली है, वो भी यहाँ के नागरिक है, और अगर आप उनकी बिजली काट सकते हैं क्योंकि वो लोग इलीगली यूज कर रहे थे, तो उनकी बिल्कुल कहाँ से आ गई? हम लोगों को ये चीज सोचनी पड़ेगी, चाहे वो पानी का कनेक्शन भाई अपने लोगों का काटते हो, क्योंकि अगला आदमी जो है रोहिंग्या कौन सा ऊपर से आए हैं, इनको कौन सी बड़ी ऊपर से किसी शक्ति ने भेजा कि इनका नहीं बंद किया जा सकता। और यहाँ तक आपने कहा, तारिक साहब ने ये कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि एजेंसी जो है जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके लिए स्पेसिफिक एरिया जो है उसको कैंप्स में तब्दील करे, इनकी निगरानी करे, कौन बाहर जा रहा है, कौन अंदर आ रहा है, उसकी अटेंडेंस हो, कितने ये लोग टोटल तादाद में है, कितने बच्चे साल में पैदा हो रहे हैं। इससे जो आज 13,000 आए वो आज 26,000 बन गए। हमारे पास क्या इतने रिसोर्सेज है कि हम लोग इनका पूरा का पूरा सिलसिला जो है उसको उठा सकते हैं। अभी मैडम भट्ट ने ये बात बिल्कुल सही कही कि हम अपने लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर इनको देने का कहाँ पर बात कहाँ से आ जाती है? तो यहाँ तक इलीगली इस्तेमाल करने की कोई बात, सवाल यहाँ पर ये है कि रोकने के लिए कानून क्या है, रोकने के लिए कानून क्या है? क्योंकि जिस तरह से मैं कुछ यहाँ पर डिटेल भी पढ़ रही हूँ, जिसमें लिखा हुआ है कि भारत 2020 में शरणार्थियों को शरण देने वाले एशिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल है। आवाज आ रही है त्रिचा जी? आप प्रश्न दोबारा बताइए। 2020 में भारत शरणार्थियों को शरण देने वाले एशिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल है। यूएन रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है, तो फिर कैसे इस तरह से कर सकते हैं? ये सोचिए कि भारत के अंदर अगर कानून नहीं है, उसके बावजूद भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर किस तरह से भारत की तरफ से ये काम किया गया है। देखिए, भारत हमेशा से मानवीय जो ग्राउंड है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से भारतीयों ने हमेशा देश या दूसरे देशों को भी सपोर्ट किया है। लेकिन जहाँ शब्द इलीगल जुड़ जाता है, जब इलीगल एक शब्द साथ में जुड़ रहा है, तो इलीगल चीजों को हमें हटाना ही होगा। तब तक हम मानवीय अधिकारों या एक मानवीय दृष्टिकोण के तहत हम सोचते रहेंगे और अपने ही लोगों का नुकसान करते रहेंगे। देखिए, जिन लोगों के पास खाना पीना कम होगा वो कल तो क्या करेंगे? अपराध करेंगे अपना पेट पालने के लिए। चोरियों में इनमें से बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, भीख मांगने वालों में से इनमें बहुत सारे लोग मिल रहे हैं। और यहाँ तक कि अगर आप दिल्ली की पंचकुला रोड पे पहुंचे, तो जहाँ वहाँ पर पुल बने हुए हैं, उन पुलों के नीचे रहने वाले लोग रोहिंग्या हैं। आप उन्हें चेक कीजिए, उनके पास कोई कार्ड नहीं है, कोई आधार कार्ड नहीं है, वो किस तरीके से वहाँ पर रह रहे हैं और किस तरीके से भीख मांग करके या छोटे मोटे अपराध करके वहाँ पर जाने वाली गाड़ियों में से सामान निकाल करके किस तरीके से वो लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। इस तरीके से भी सोचना होगा। क्या हमारा देश इनकी शिक्षा का भार उठा पाएगा? क्या देश हमारा इनके कितने दिनों तक कारावास में इन्हें मुफ्त भी खिला पाएगा? तो इन्हें जल्दी से जल्दी इनके देश वापस भेजना होगा। यही कानून लाना होगा। जल्द से जल्द इनके देश इनको वापस भेजना होगा। लेकिन जो आंकड़ा मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ, 48,78,704 अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी हैं भारत के अंदर, जो कुल आबादी का 0.4% है। इन प्रवासियों में 4.2%। आप देखिए किस तरह से आंकड़ा सामने आ रहा है। लेकिन उनमें से इलीगल तो नहीं, हाँ, वो परमिशन के साथ रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, इनकम टैक्स भर रहे हैं, हाँ। वो देश भागीदारी भी तो दे रहे हैं ना अपनी। वो केवल इलीगल तरीके से हमारे देश का खा तो नहीं रहे ना। तो उस तरीके से भी तो सोचना होगा। अगर वो इनकम टैक्स भर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वापस हमारे देश को कुछ दे रहे हैं, तो वो एक अधिकार के तहत यहाँ पर रह रहे हैं, किसी उद्देश्य के तहत यहाँ पर रह रहे हैं। इलीगल वो लोग नहीं रह रहे हैं, सारे लोग इलीगली नहीं रह रहे हैं। तो उनको और इनकी श्रेणी को अलग रखना ही होगा। तारिक जी, लेकिन त्रिचा जी,
जिस तरह से बड़ी बड़ी बयानबाजी आ जाती है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग अगर बयानबाजी करते हैं तो फिर उस पर सोच विचार करना जरूरी बन जाता है, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नाम है जम्मू कश्मीर के अंदर। बड़े लोगों को समझ नहीं आती है कि उन्हें किस तरीके की बात करनी चाहिए। कभी कभी वो लोग भी मुझे लगता है भावनाओं में बह जाते हैं, तो भावनाओं में ना बह करके अगर वो इतने बड़े पद पर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उन्हें देश हित के बारे में पहले सोचना होगा, केवल कुछ लोगों के बारे में सोचने से पहले वो देश हित सोचे, देश की सुरक्षा का हित सोचे, उसके बाद इन बातों पर आए और देश के कानून के तहत इलीगल शब्द को पहचानते हुए इलीगल जो भी लोग हैं उनके ऊपर एक कड़ी कार्रवाई करके उनको उनकी सही जगह पर जिस तरह से कह रही है कि सबसे पहले तो देश हित को मद्देनजर रखते हुए बयानबाजी करनी चाहिए। हाँ, देश हित कभी कभी बड़े लोग जाते हैं। सबसे पहले तो देश है, लेकिन बता दूंगा जो माइग्रेशन हो या इलीगल हो या लीगल हो, जो महाजरी होते हैं ये टेम्परेरी फेज होता है। और नंबर 2 इसमें होते हैं कैटेगरीज होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाकायदा तौर से पूरे दुनिया में देखा गया है, वो परमानेंटली किसी जगह से उनको सरकार इजाजत देती है। वो एक सिस्टम होता है, सिस्टम के तहत और एक कानून के तहत वो बिल के तहत वो पास की जाती है ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए। एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है कि वो लिमिटेड टाइम के लिए जहाँ उनसे जुर्म होता है या नहीं होता है, वो वहाँ से पनागजीर के तौर पे हमारे न्यूज में आते हैं, जिसके हम 2020 से जिसपे हम तीसरे नंबर पे आए कि हमने शरणार्थियों को हमने जगह दे दी है, हमने पनाह दे दी है। और पूरी दुनिया में ये कानून है कि पनाह दी जानी चाहिए। पनाह लेकिन ये टेम्परेरी फेज होता है। अगर इसमें इलीगल है, ये भी एक फेज है। इलीगल के साथ क्या किया जाना चाहिए, इसमें देखिए आप जम्मू के लोग हैं, ये शायद मेरे या हमारी मैडम जो जम्मू से ताल्लुक रखती है, ज्यादा जम्मू को देखते हैं। अगर उनकी खर्चात है, अगर उनकी सिक्योरिटी से उन्हें प्रॉब्लम है, तो जाहिर बात है इससे गौर करना जरूरी है। लेकिन यहाँ तारिक जी, आपको नहीं लगता है कि इस मुद्दे को लेकर हर बार राजनीति होती आई है? राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब सुरक्षा की बात आती है, देश हित की बात आती है, राष्ट्र सर्वोपरि की बात आती है, तो फिर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति को भी हाँ, लेकिन करना वही है जो मुल्क का कानून होता है, इससे बढ़कर कोई होती है। लेकिन जिस तरह से मैं यहाँ पर देख रही हूँ, 2008 से 16 के बीच में आबादी जिस तरह राकेश जी भी कह रहे थे कि 6000 से ज्यादा हुई है। अब मार्च 2021 में जम्मू में यहाँ 270 से भी ज्यादा जो रोहिंग्या हैं उनके मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन लगातार इस पर राजनीति भी होती आई है, इसे भी टुकरा नहीं जा सकता। और दूसरी ओर जो राकेश जी की तरफ से एक डिटेल बताई गई, उसमें कोई दरार नहीं थी। कठुआ के अंदर उपजेल के अंदर होल्डिंग सेंटर बनाया गया, जिसके अंदर इन्हें डाला गया है। ऐसा नहीं है कि सरकारों प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई है, सिर्फ कहना यह है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए इस मुद्दे पर। देखिए, अगर हम अलग अलग चीज करेंगे, अगर हम सियासतदान को सियासत करने की इजाजत देंगे, वो करे, शौक से करे, जितनी भी तंजीमें हैं, जो भी कमाते हैं, वो शौक से अपनी सियासी जो उनके जो इनिशिएटिव होते हैं वो करें। लेकिन जो सिक्योरिटी एजेंसीज को जो करना है उनको करने दें, जो बाकी डिपार्टमेंटों को करना है वो उन्हें करने दें, जो सेंसिटिव वालों को करना है वो करने दें। और हर एक को ये हक है कि बात करें, अपने मुल्क में अपनी सिक्योरिटी के हवाले से बात करें। और अगर कहीं पे जुर्म होता है उस पर भी अगर बात करें, लेकिन लास्ट में यही है कि जो मुल्क के जो डोमिन जिनका है, जिनका इस पर इख्तियार है, जो उसे फैसला ले या इसकी देख रेख करें, उनको अपना काम भी करने की सियासत आगे ना आए। तो अच्छी बात है। जाहिर बात है कि बीजेपी अपना मत रख सकती है, एनसी अपना मत रख सकती है, कांग्रेस अपना मत रख सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन जहाँ पे कानून की बात आती है, फिर हम सब। लेकिन कांग्रेस तो सीधा भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है। वो कह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत रोहिंग्या को बचाया गया था, पानी काटने या ना काटने की समस्या नहीं होनी चाहिए, ये समाधान नहीं है। भाजपा लोगों को गुमराह कर रही है, केंद्र सरकार गुमराह कर रही है। ये दोनों से का जवाब मैं आपका लूंगी इस पर। तारिक जी जवाब दीजिएगा इस पर। कांग्रेस पार्टी तो लगातार यहाँ घेरने की कोशिश कर रही है। जब कोई सियासी जमात किसी दूसरी सियासी जमात को सवाल करे या उसे एक सूरत में बुरा भला कहे, तो उसका जवाब जाहिर है कि मैं नहीं दे सकता हूँ, वो खुद दे सकते हैं। लेकिन तो आप कमेंट कर सकते हैं तारिक जी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मेरा एक डोमेन है, मैं लोगों की बात
जो ठीक है, ग्राउंड से लोगों की बातें होती है, जो इनके एडिशनल होते हैं, नहीं, अपने तजुर्बे के हिसाब से आप जवाब दे सकते थे, लेकिन आपने कहा नहीं देना है। ठीक है, कृष्णा जी, सियासत तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए जिस तरह से घेरने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इस मुद्दे पर तो सबको एक पटल पर आने की जरूरत है कि हाँ ठीक है, अगर देश की सुरक्षा के लिए खतरा है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देश में पक्ष है और विपक्ष है। हाँ, जब देश में पक्ष है और विपक्ष है तो सियासत तो होगी ही, और सियासत होगी तभी आवाज उठेगी और तभी इन मुद्दों की तरफ सरकार का भी ध्यान जाएगा और प्रशासन और जो हमारी न्याय व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, उसका भी ध्यान जाएगा। वरना सब लोग सोए रहते हैं, तो जब वोट लगेंगे तो हमारे देश की सुरक्षा को सबसे पहले मद्देनजर। तारिक जी, होल्डिंग सेंटर में डालने की बात हो रही है कि अगर इस तरह की कोई भी घटना होती है या फिर कोई एफआईआर इन लोगों पर होती है, जिस तरह से मालिकों पर एफआईआर दर्ज करने की बात हो रही है, होल्डिंग सेंटर एक विकल्प तौर पर इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जब मैं भी दिल्ली जाता हूं, जब आम लोग, आप जहाँ आते हैं, तो हम होटलों में जाने से पहले वहाँ हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है वो चेक की जाती है, बल्कि किसी जगह पे इन्फॉर्म किया जाता है कि यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं, हमारे होटलों में बैठे, हमारे गेस्ट हाउस में बैठे। तो इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी रहती है। मैं वो तो बुरा नहीं समझता हूँ, ट्रांसपेरेंसी है, एक सिक्योरिटी के सिनेरियो के तहत उसको देखरेख करी जाती है। जब उससे कोई बाधा नहीं है, जब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उनकी सिक्योरिटी इसी तरीके से उनकी डॉक्यूमेंटेशन या सारी चीजें चेक की जाए तो इससे कोई परेशान नहीं होना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता इससे परेशान होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला तो साफ तौर पर ये कह गए, उन्होंने तो गेंद ही केंद्र सरकार के पाले में डाल दी। उन्होंने कहा अगर हो सकती है कार्रवाई तो की जाए, यहाँ पर अगर कर सकते हैं तो कर दीजिए, डिपोर्ट करना है तो कर दीजिए। तो सीधा सीधा कह रहे हैं, लेकिन ठंड के बीच में इस तरह से किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, भूखा रहने के लिए नहीं छोड़ सकते। कई बार जो भी फैसला लेना है लेंगे। तो मुझे फारूक उमर अब्दुल्ला साहब एक जम्मू कश्मीर के वजीर है ना, हम इसको हिदायत तो नहीं कर सकते, वो भी बातों में आ सकते हैं, वो भी फैसले में आ सकते हैं। उनको तो कॉन्फिडेंस में देना है। जब भी मुल्क अगर खुदा न खास्ता वो गलत सोचते हैं तो उनको बाकायदा सोच के बताया जाना चाहिए कि आप इस तरीके से सोच कर गलत कर रहे हैं, या चोरी या गैर चोरी को गलत कर रहे हैं। तारिक जी, आपको नहीं लगता है कि इन सब मुद्दों के बीच में जम्मू कश्मीर की आवाम के मुद्दे कहीं ना कहीं दब गए? उनके बिजली पानी की बात होनी चाहिए थी, फ्री बिजली की जो बात हुई थी उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। बिल्कुल, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी मैं कहता हूँ रोजमर्रा के मुद्दे हैं, तवील मुद्दे हैं, एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे हैं, खान पान के मुद्दे हैं, हॉस्पिटल के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं अभी जो पेंडिंग है, जिससे मुझे नहीं पता तो एलजी हुकूमत और जो मौजूदा हुकूमत है इनमें आपस में कितनी अनबन है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। श्रीका जी आपका भी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, और राकेश जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल रोहिंग्या को लेकर जिस तरह से बात हो रही थी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पानी और बिजली नहीं काटा जा सकता, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन इस बीच में लगातार आप देखिए उपजिला जेल के अंदर यहाँ पर जो उपजेल है वहाँ पर होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ पर रोहिंग्या को डाला गया, और जानकार भी कह रहे हैं कि इन्हें ऐसे ही किसी होल्डिंग सेंटर में डालने की जरूरत है और उसके बाद आगे की कार्रवाई करने की जरूरत है। क्योंकि अगर राष्ट्र सुरक्षा की बात आती है तो इस पर सबको एक पटल पर आने की जरूरत है, उस पर सोच विचार करने की भी जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।